12 नंबर सवाल है, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। इसका मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी संभावना बराबर है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे लड़के होंगे या लड़की होंगी, या एक लड़का या एक लड़की, जितनी संभावनाएं हैं वो लिख देते हैं। तो मान लेते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि दोनों ही लड़के हैं। तो दोनों ही लड़के हैं तो पहले जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा है, इसलिए बी बड़ा लिखा है और बाद वाला छोटा है। ठीक है। या मान लेते हैं पहले लड़का बाद में लड़की, या पहले लड़की बाद में लड़का, या दोनों ही लड़कियां। हेड टेल वाली कंडीशन है, दोनों हेड या हेड टेल, टेल हेड या दोनों ही टेल। बस इसमें थोड़ा छोटे बड़े का ध्यान रखना, जो बाद में लिखो वो छोटा लिखना, ताकि ये आइडिया लगा सके कि बाद वाला छोटा है। ठीक है। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता बताओ, और जिसकी प्रायिकता पूछे उसको हम ई मानते हैं। बताया हुआ है ना आपको, इसकी प्रायिकता पूछी जा रही है, इसको ई मान लो। वो भी कह रहे दोनों बच्चे लड़की होनी चाहिए, तो दोनों लड़की होने की प्रायिकता पूछी है। और एफ घटना क्या है, जो ज्ञात है। एफ का मतलब होता है दी गई घटना या ज्ञात घटना। क्या लिखा है, यह दिया है कि, साफ साफ लिखा है सवाल में कि यह दिया है। क्या दिया है? सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो पहले ई घटना के अनुकूल परिणाम लिखो। जब दोनों लड़कियां हैं, एक ही रिजल्ट है, ये रहा जी जी। सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटे का मतलब बाद वाला लड़की होना चाहिए। बाद वाला लड़की इसमें है और इसमें है, 2 में ही है, दोनों लिख दो, बी जी और जी जी। छोटा बच्चा लड़की है, दोनों ही लड़की, मतलब बाद वाला लड़की होना चाहिए, तो बाद वाला इसमें है लड़की, ये दोनों लिख दिए। अब नॉर्मल सा सवाल है, ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। ये ध्यान रखना, आपको जिसकी प्रायिकता पूछी है वो ऊपर रखना है, भले ही आप इसको एफ मानो चाहे ई मानो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको एफ मान सकते हो, इसको ई मान सकते हो। अब आपको एफ ऑब्लिक ई करना पड़ेगा, और ऊपर नीचे एफ की जगह ई आएगा। इसमें से प्रायिकता किसकी पूछी है, एफ की पूछी है या ई की? एफ की पूछी है, तो जिसकी प्रायिकता पूछी है वो ऊपर रखोगे, जो ज्ञात घटना है वो नीचे, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे नीचे वाली प्रायिकता। ई की प्रायिकता कितनी है, एफ की प्रायिकता 1/4, इसकी प्रायिकता कितनी है 2/4। ऊपर कॉमन भी चाहिए, तो पहले दोनों में कॉमन, कौन सा रिजल्ट कॉमन है, तो ये कॉमन है जी जी। इसकी प्रायिकता लिख दो, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, प्रायिकता होगी 1/4, तो 1/4। और ई की प्रायिकता कितनी है, ई की प्रायिकता है 2/4, तो आंसर आ गया 1/2। ऐसे करना है। ठीक है। 13 नंबर सवाल है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के सत्य और असत्य प्रकार के, और एक है बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव। कुछ आसान प्रश्न है और कुछ कठिन प्रश्न है, लिख देते हैं। सत्य और असत्य प्रकार के आसान कितने हैं, 300। सत्य और असत्य प्रकार के कठिन कितने हैं, 200। 500 बहुविकल्पी आसान है और 400 बहुविकल्पी कठिन है। आगे इसमें लिखा, इसमें से यादृच्छिक प्रश्न चुना जाता है, तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताओ। इसमें एक ही लाइन में लिख दिया, जो ज्ञात घटना है या जो दी गई घटना है और या जिसकी प्रायिकता पूछी है, वो दोनों एक ही लाइन में है। इसमें अलग से नहीं लिखा कि यह ज्ञात है, यह दिया गया, अलग से नहीं लिखा, सीधा लिख दिया आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताओ। तो इसमें आसान प्रश्न की प्रायिकता पूछी है, तो ई मान लेते हैं आसान प्रश्न होना।
और दिया क्या है, ज्ञात घटना बहुविकल्पी होना। ठीक है, एफ लिखा है बहुविकल्पी होना। आसान बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी, बहुविकल्पी कितने हैं सारे, 500 और 400 900 है, तो प्रायिकता एफ की 900 बटे टोटल 1400 ही होना चाहिए। 5 3 8 2 10 4 1400 ही है। तो बहुविकल्पी होने की प्रायिकता होगी 9 बटे 14। इसने पूछा है आसान प्रश्न की प्रायिकता बताओ और वो बहुविकल्पी होना चाहिए, यानी ये पहले से तय है कि वो बहुविकल्पी और हमें उसमें से आसान प्रश्न की प्रायिकता पूछी है। तो प्रायिकता ई की पूछी है, एफ ज्ञात है। अब ई ओब्लिक एफ का सूत्र लगा देते हैं। आसान प्रश्न की प्रायिकता पूछी है, बहुविकल्पी होना चाहिए, यानी ये पहले से तय, पहले से ज्ञात है। ऊपर लिखेंगे इंटरसेक्शन की प्रायिकता, नीचे एफ की प्रायिकता। इंटरसेक्शन, अब दोनों में कॉमन, आसान बहुविकल्पी में कॉमन, यहां कॉमन कुछ नहीं दिखेगा आपको, यहां कोई अनुकूल घटनाएं थोड़ी है पीछे वाले सवाल की तरह जी जी बी बी वो कॉमन है, वैसे नहीं है इसमें। इसमें आपको दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, आसान और बहुविकल्पी। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है आसान और बहुविकल्पी। ऐसे कितने हैं जो आसान भी हैं और बहुविकल्पी भी हैं, 500 है, तो इनकी प्रायिकता हो गई 500 बटे 1400। आसान भी है और ये बहुविकल्पी भी है, दोनों कंडीशन लगेगी। तो ऊपर तो आ गया 500 बटे 1400 यानी 5 बटे 14, और नीचे एफ की प्रायिकता 9 बटे 14, यानी आंसर आ गया 5 बटा 9। सवाल नंबर 15 नंबर सवाल में बोला गया एक पासा फेंकना है, पासा फेंकेंगे तो रिजल्ट आएंगे 6। कौन कौन से 6 रिजल्ट आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये कह रहे 3 का गुणज आए तो पासा दोबारा फेंको। 3 का गुणज मतलब 3 आ गया और 6 आ गया, पासा दोबारा फेंक दो। दोबारा फेंकेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6, ये सारे आएंगे। और अगर 6 आ गया तो भी फिर यही 6 रिजल्ट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 3 अगर आता है तो रिजल्ट हो गया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और अगर 6 आता है तो रिजल्ट हो गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। और अगर अन्य कोई संख्या आती है तो सिक्का उछालो। अगर मान लो 1 आ गया, सिक्का उछाल दो, रिजल्ट आएगा हेड टेल, तो रिजल्ट हो गया 1 हेड 1 टेल। अगर 2 आ गया तो वही हेड टेल। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से ये सवाल चलेगा। तो आपके पास फाइनली क्या रिजल्ट तैयार होंगे, अगर आप समष्टि बनाना चाहो तो रिजल्ट तैयार होगा 1 हेड 1 टेल, उसके बाद में 2 हेड लिए 2 टेल, 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। उसके बाद 4 के साथ फिर हेड आएगा, 4 के साथ टेल आएगा। समझ गए आप लोग? ऐसे लिखने हैं सारे रिजल्ट, कोई दिक्कत इसमें? रिजल्ट समझ में आ गया? अब आगे क्या पूछा है वो देखो। ई घटना कौन सी है? ये कह रहा है न्यूनतम एक पासे पर प्रकट संख्या 3 होना दिया गया है। ये तो दी गई घटना, ये तो एफ है। प्रायिकता किसकी पूछी है? सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता बताओ। तो ई है सिक्के पर टेल आना, तो टेल आने वाले परिणाम लिख दो। ई घटना क्या है? पट आना। और एफ क्या है? दी गई घटना कौन सी है? 3 आना, सिक्के पर 3 आना, सॉरी पासे पर 3 आना, ये एफ घटना है, ये दी गई है। और ई है सिक्के पर पट आना, टेल आना। अब टेल आने वाले सारे रिजल्ट लिख दो। टेल आने वाले रिजल्ट कौन से हैं? 1 टेल, उसके बाद 2 टेल, 4 टेल, 5 टेल। ठीक है, 3 आने वाले रिजल्ट लिख दो। 3 1, 3 2, उसके बाद 3 3, 4 3, 5 3, 6 3। आपको निकालना है ई ओब्लिक एफ। ऊपर आएगी कॉमन की प्रायिकता, नीचे आएगी एफ की प्रायिकता। इंटरसेक्शन क्या है? दोनों में कॉमन,
आपको दिखा नहीं, कुछ कॉमन है इसमें? ये 3 वाली लाइन है, यहाँ 3 कहीं नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, फाई है, इसका मतलब प्रायिकता 0 होगी, तो 0/f की प्रायिकता 0 आएगी। पहला सवाल है, PA का मान है 3/5, PB का मान है 1/5। ये कह रहे A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B बताओ। A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाओं के अंदर इंटरसेक्शन की प्रायिकता इनके गुणा के बराबर होती है, ये याद रखना है। पहली कंडीशन तो ये है। और अगर A व B अपवर्जी दी हो, अपवर्जी दी हो, तो PA इंटरसेक्शन B जो है उसका मान 0 होगा, क्योंकि अपवर्जी घटनाएं वो होती है जिनमें कॉमन नहीं आता, कॉमन फाई आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक हम पासा उछाले, पासे पर सम अंक आना और विषम अंक आना दोनों अपवर्जी है। दोनों अपवर्जी क्यों है? क्योंकि सम अंक 2, 4, 6 होंगे, विषम अंक 1, 3, 5 होंगे, तो कॉमन नहीं आएगा। तो अपवर्जी का मतलब होता है एकदम अलग अलग, तो यानी उसमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। स्वतंत्र का मतलब होता है जब एक घटना का दूसरे घटना पे फर्क ना पड़े। मतलब जैसे मैंने पासा उछाला, पासे पे सम अंक आ रहा है, और एक मैंने सिक्का उछाला उस पे हेड आ रहा है, दोनों का क्या फर्क पड़ेगा? पासे पे सम अंक आना अलग घटना है, सिक्के पे चित आना अलग घटना है, दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, तो स्वतंत्र का मतलब होता है एक दूसरे पे फर्क ना पड़े। अब आपको फर्क कब पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर मैं आपको ये कह दूं पासे पे सम अंक आया, बताओ 4 आने की प्रायिकता क्या है? अब फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तो मैंने क्या बोल दिया, सम अंक आए, और फिर मैंने कह दिया बताओ 4 आने की प्रायिकता, तो ये स्वतंत्र घटना नहीं है। या ऐसे ही मैं बोल दूं एक टोकरी में लाल पीली गेंदे हैं, उसमें से मैंने एक बॉल निकाली वो लाल रंग की, अब दूसरी बॉल लाल आने की प्रायिकता वो तो डिपेंड होगी कि पहले कौन सी आई थी, उस पर डिपेंड हो गई। वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती है। स्वतंत्र घटनाओं की पहचान यही होती है जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो उसकी प्रायिकता दोनों के गुणा की प्रायिकता के बराबर आएगा। तो ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। आपको A इंटरसेक्शन B पूछा, दोनों का गुणा कर दो, 1/5 का गुणा 3/5 से 3/25 उत्तर हो गया। दूसरा सवाल कंटिन्यू कर देते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी है, छोटा सा सवाल है। 52 पत्तों की गड्डी, गड्डी के बारे में जानते हो ना, पत्ते कितने टाइप के होते हैं पता है आपको? 52 पत्तों की गड्डी में से बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकालने हैं, दोनों काले रंग के होने चाहिए। पहले तो देखो अपने पास पूरी गड्डी है, उसमें से एक काला पत्ता निकालना है, 2 पत्ते एक साथ नहीं निकालने होते, बिना प्रतिस्थापन के, मतलब एक एक करके निकालना है। तो पहला काला पत्ता आएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 26/52। काले पत्ते 26 ही होते हैं। अब बिना प्रतिस्थापन का मतलब वो पत्ता गड्डी में वापस नहीं डालना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है वो गड्डी में डालो और उसकी जगह दूसरा पत्ता निकालो, वो होता है प्रतिस्थापन करना। जैसे कोई चीज खराब आ जाए हम बदला के लाते हैं, वो वापस देते हैं, उसकी जगह दूसरी लेते हैं, वो होता है प्रतिस्थापन करना। बिना प्रतिस्थापन का मतलब है आपको वो वापस नहीं डालना, उसकी जगह दूसरा पत्ता निकालना है, वो नहीं डालना होता। अब जैसे इसमें से एक काला पत्ता निकाल लिया ना, एक काला पत्ता निकाल लिया तो ये वापस नहीं डालना। अब पत्ते कितने बचे काले? 25 बचे। तो अब की बार काला पत्ता आने की प्रायिकता 25/51 हो गया। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है, संतरे के अंदर एक डिब्बे के निरीक्षण में 3 संतरों का परीक्षण किया जाता है। कितने संतरों का? 3 संतरों का। डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाएगा, अन्य अस्वीकृत किया जाएगा। अगर तीनों बढ़िया आ जाएं तो डिब्बा बिक्री के लिए भेज देंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। तीनों बढ़िया आने चाहिए। एक डिब्बे में 15 संतरे, 12 अच्छे हैं, 3 खराब है, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता तीनों बढ़िया आने चाहिए। सीधी सी बात है। तीनों संतरे क्या आने चाहिए? बिना प्रतिस्थापन है या प्रतिस्थापन है? बिना प्रतिस्थापन। बढ़िया कितने हैं संतरे? 12। 12/15, एक आ गया, साइड में रख दो, बिना प्रतिस्थापन बोला है ना। अब की बार फिर बढ़िया निकालना है क्योंकि डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत करवाना है। तो अब की बार 11/14, उसके बाद 10/13, इतनी प्रायिकता होगी डिब्बा स्वीकृत होने की। सिंपल सा सवाल है। अब आप कह दो जी डिब्बा स्वीकृत नहीं करवाना हो तो उसकी प्रायिकता, इसको 1 में से घटा दो,
ये स्वीकृत होने की प्रायिकता है, इसको एक में से घटा दो। अच्छा, आपको अगर सीधा यही पूछ लेता कि डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत नहीं कराना है तो प्रायिकता बताओ, तो नहीं कराने की प्रायिकता भी ऐसे ही निकालोगे, पहले स्वीकृत करवाने की निकालोगे, उसको फिर एक में से घटाओगे। दूसरा तरीका भी है, डिब्बा स्वीकृत नहीं होने के कई तरीके हैं। अगर एक संतरा खराब आ गया तो डिब्बा स्वीकृत नहीं होगा, 2 खराब आ गए तो नहीं होंगे, 3 खराब आ गया तो नहीं होंगे, या तो उन सब की प्रायिकता निकालो, वो तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। इससे बढ़िया ये है कि स्वीकृत होने की प्रायिकता निकाल लो, पहला बढ़िया, दूसरा बढ़िया, तीसरा बढ़िया, उसको एक में से घटा दो, ये स्वीकृत नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। समझ गए? इस तरीके से करना। नंबर सवाल, पीए का मान दिया है 1/2 और प्रायिकता ए यूनियन बी का मान दिया है 3/5 और बी की प्रायिकता दी है पी का मान बताओ। पहला सवाल है घटनाएं अपवर्जी है, घटनाएं अपवर्जी। देखो यूनियन का मान दिया, आप यूनियन का सूत्र लगा दो, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन है बी। मान रखो सबका, ए यूनियन बी का मान 3/5, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी, इंटरसेक्शन का मान क्या है अगर अपवर्जी है तो। अभी तो बताया था अपवर्जी होती है तो घटनाओं के बीच में कॉमन नहीं आता 0, तो यहां से पी का मान आ गया 3/5 माइनस 1/2 निकाल लेना। ये था पहला सवाल। दूसरा क्या है, दूसरे में घटनाएं स्वतंत्र दी है, अगर स्वतंत्र दी है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, पी ए इंटू, अब मान रख दो, यूनियन का मान 3/5, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी। क्या इससे पी का मान निकाल लोगे? नॉर्मल से समीकरण निकाल लेना, इतना ही सवाल है ये। सवाल के अंदर ए का मान 1/4 दिया है, थोड़ा सा विशेष सवाल है ये। बी का मान 1/2 दिया है और ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8 दिया है। तो आपको प्रायिकता पूछी है ए नहीं और बी नहीं की। देखना जरा, प्रायिकता पूछी है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, इसने डैश को नहीं लिखा हुआ है, ए नहीं और बी नहीं। समझ गए? ये 11वीं क्लास में पहले चैप्टर में 1.5 में एक नियम आता है डी मॉर्गन नियम, याद है? डी मॉर्गन नियम ये कहता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो ये डैश इकट्ठा लग जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है, ये डी मॉर्गन नियम कहलाता है। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे ए यूनियन बी का इकट्ठा डैश। समझ गए? ये डी मॉर्गन नियम से लिखा है। और आपने ये भी पढ़ा है 10वीं क्लास में पी ई डैश बराबर क्या होता है, 1 माइनस पी। तो ये ई मान लो ऊपर डैश है तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस पी ई का मतलब ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का सूत्र लगा दो, ये होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबके मान लिख दो, पी ए का मान 1/4 है, पी बी का 1/2 है, इंटरसेक्शन का 1/8 है। ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है? अब कर लोगे 11 नंबर। देखिए 11 नंबर सवाल है, पी ए का मान 0.3 है। चलो देख लो भाई, ये छोटा सा सवाल है। पी बी का मान 0.6 है, ए और बी स्वतंत्र है। ए और बी क्या है? तो पहला सवाल है पी ए और बी बताओ, क्या करना पड़ेगा बोलो? पी ए और बी दोनों का गुणा यूनियन करना पड़ेगा। अरे दोनों का गुणा करना है, स्वतंत्र है तो गुणा करना है तो कर दो। 0.3 गुणा 0.6 0.18 उत्तर आ गया। दूसरा सवाल, प्रायिकता पूछी है ए और बी नहीं। दूसरा सवाल ये पहले किताब में देख लिया करो, सवाल लिखा क्या है। किताब में लिखा है ए और बी नहीं, इस तरह से ए और बी नहीं। अगर ए और बी स्वतंत्र है तो ए और बी डैश भी स्वतंत्र होते हैं, आप भी इनका गुणा कर दो।
यानी पी ए का गुणा करोगे पी बी डैश से। पी ए का मान है 0.3, पी बी डैश का मान हो जाएगा 0.4। बी डैश कैसे किया, एक में से घटा के, तो ये उत्तर आ जाएगा 0.12। ऐसे ही ए या बी, तीसरा ए या बी कैसे करेंगे, या का मतलब तो यूनियन का सूत्र लगा दो। प्रायिकता पूछी है ए या बी, ये होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान 0.3, पी बी का 0.4, इंटरसेक्शन का निकाला था 0.439, 9 में से 18 गए 72, 0.72 उत्तर हो गया। चौथा सवाल, ए और बी में कोई भी नहीं, इसको देखो, ए और बी में कोई भी नहीं, इसका मतलब ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो ए भी नहीं और बी भी नहीं, समझ गए। इसको अभी अभी किया था, क्या लिखते हैं इसको, यूनियन का डैश लिखते हैं। इसको इकट्ठा लिख दो, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी कितना आया था 0.72, इसको घटा दो, तो 0.72 घटा दोगे 0.28 आपका उत्तर आ गया। उतार लो। 12 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत बार पेपर में ये आया हुआ है, ये और ध्यान रखना। सवाल है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। जब एक पासे को 3 बार उछाला जाएगा तो नंबर ऑफ एस बताओ। एस में अवयव कितने होंगे समष्टि में, एक पासे को लग गए 3 घंटे लग गए थे ना, तो नंबर ऑफ एस होंगे 216, यानी 6 की पावर 3। अगर पासा 3 बार उछाला है तो 6 की पावर 3, 4 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 4। अब 3 बार उछालेंगे तो 216 रिजल्ट ध्यान में है क्या आपके, पहले ये बताओ। 216 रिजल्ट वैसे ध्यान में तो होने चाहिए ना, कौन से होते हैं, जैसे पहला होता है 1 1 1, उसके बाद 1 1 2, फिर 1 1, ये 1 वाले 36 रिजल्ट चलेंगे ऐसे, उसके बाद 2 वाले 2 1 1 2 1 2, ऐसे ध्यान में है सारे, क्योंकि 216 रिजल्ट ध्यान में होंगे तभी सवाल होंगे। अब इस सवाल में एक विशेष बात पूछी है, क्या पूछी है, कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता बताओ। ये सवाल 3-4 तरीके से होता है, मैं 1-2 बता देता हूं आपको। कम से कम एक बार विषम संख्या, प्रायिकता किसकी पूछी है, प्रायिकता पूछी है कम से कम एक बार विषम अंक आने की, इसकी प्रायिकता पूछी। हम इसको उल्टा करेंगे, हम एक काम करें, कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता पूछी है, हम एक में से प्रायिकता घटाएंगे तीनों बार सम अंक आने की। अब आप कहोगे ये क्यों घटा रहे हो, सुनो इसके पीछे रीजन है। कम से कम एक बार विषम अंक का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। यहां पे एक लाइन लिखी है, कम से कम एक बार विषम अंक आना चाहिए, एक बार। इस कम से कम एक का मतलब होता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ सकता है क्या, आ सकता है क्या बताओ। तो कम से कम एक बार का मतलब क्या है, विषम अंक कितनी बार आना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, समझ गए। अच्छा, जब हम पासा उछालते हैं 3 बार, 3 बार उछालते हैं पासा, में एक बार एक रिजल्ट लिख रहा हूं 3 बार उछालने का, जैसे एक रिजल्ट है 1 2 3, पासा कितनी बार उछाला गया है, 3 बार उछाला। इसमें विषम अंक कितनी बार है, विषम अंक कितनी बार है इसमें, तो ये तो रिजल्ट इस टाइप का हो गया। और अगर ये रिजल्ट लिख दूं मैं 2 2 3, इसमें विषम अंक कितनी बार है, 1 बार। अगर इस तरह का लिख दें 1 3 5, इसमें विषम अंक कितनी बार है, 3 बार। इसमें 3 बार है विषम अंक, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। तो कौन से टाइप का रिजल्ट रह गया पहले ये बताओ। इसमें विषम अंक 1 बार आ गया, इसमें 2 बार आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार रह गया विषम अंक, 0 बार रह गया। यानी एक रह गया, कौन सा रह गया, 0 बार, यानी इस तरह का रिजल्ट। इसमें बताओ विषम अंक कितनी बार है, 0 बार। क्या हमें इसकी प्रायिकता पूछी है, अच्छा इनकी पूछी है ना, तो या तो इन तीनों टाइप की प्रायिकता निकालो या इसकी निकाल लो प्रायिकता।
और एक में से घटा दो, ये बच जाएगी तीनों। तो ये आसान है ना। ये कौन से टाइप का रिजल्ट है? जिसमें 0 बार विषम अंक आ रहा है। यहां विषम अंक नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, तो इसमें सम अंक कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है सम अंक? तो इसकी प्रायिकता हमें पूछी नहीं है, तो आप इसकी बता के एक में से घटा दो, तो पीछे कौन सी बचेगी? ये बचेगी। समझ गए आप लोग? रिजल्ट 4 ही टाइप के हैं, 5वां रिजल्ट का टाइप नहीं है। विषम अंक या तो 0 बार आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा। 3 ही बार तो पासा उछाड़ा है, तो 3 बार उछाड़ा है तो पासा विषम अंक कितनी बार आ सकता है? 3 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, हो सकता है ना आए। इनकी प्रायिकता पूछ ली, इसकी पूछी नहीं, तो या तो इनकी प्रायिकता निकालो सबकी अलग अलग, वो तो काम मुश्किल हो जाएगा, या इसकी प्रायिकता निकाल के एक में से घटा दो, ये सारी बच जाएंगी। तो ये है 3 बार सम अंक आना। तो हम 3 बार सम अंक आने की प्रायिकता घटाने जा रहे हैं। अब 3 बार सम अंक आना चाहिए, ये वही संतरे वाला सा सवाल है। 3 बार बढ़िया संतरा आना चाहिए, और इसमें लिखा 3 बार सम अंक आना चाहिए। तो पहला एक संतरो लियो, बिना उछाड़ दियो, संतरा की जगह पासा है, संतरे की जगह क्या है? पासा है। आना क्या चाहिए पासे पर? क्या आना चाहिए? बताओ प्रायिकता सम अंक आने की। पासा उछाड़ा तो सम अंक आने की प्रायिकता नहीं पता, क्या होगी प्रायिकता? 1/2, 3 होते हैं सम अंक, 3, 2, 4, 6, तो प्रायिकता होगी 1/2। फिर दोबारा पासा लिया, दोबारा उछाला, दोबारा सम अंक आने की प्रायिकता 1/2। तीसरी बार सम अंक आने की प्रायिकता 1/2। तो 1 में से 1/8 घट गया, 7 बटा प्रायिकता है विषम अंक आने की। एक बार ये उतारो। एक बॉक्स में 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 जो है वो ब्लैक कलर की है, और 8 जो है रेड कलर की है। प्रायिकता याद करो, दोनों गेंदें लाल होनी चाहिए, दोनों रेड कलर की होनी चाहिए। तो पहले रेड आने दो, बिना प्रतिस्थापन है या प्रतिस्थापन से है? बिना प्रतिस्थापन। तो दोनों रेड कलर की आनी चाहिए, तो प्रायिकता हो गई 8/18। दूसरी भी रेड आनी चाहिए, इसको साइड में रखना पड़ेगा, बिना प्रतिस्थापन है, तो प्रायिकता क्या होगी? 7/17। ये पहला सवाल हो गया, आगे कैलकुलेशन कर लेना। दूसरा, प्रथम काली एवं दूसरी लाल, पहले काले रंग की आनी चाहिए फिर लाल रंग की। तो पहले काले रंग की प्रायिकता कितनी होगी? 10/, अब काले रंग की साइड में रख दो। अब लाल रंग की निकालो, लाल रंग की अभी भी इसमें 8 है, लेकिन टोटल कम हो गई, कितनी हो गई? 17। टोटल तो 17 हो जाएगी ना। ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल क्या है? ये कह रहा है 1 काली 1 लाल, 1 काली 1 लाल, लेकिन ये नहीं बताया पहले कौन सी आएगी। जो दूसरा सवाल है उसमें तो साफ लिखा था प्रथम काली दूसरी लाल, अब की बार बोला 1 काली और 1 लाल। तो पहले ये मान लेते हैं काली बॉल आ रही है, तो ये रही काली बॉल की प्रायिकता, दूसरी लाल आ रही है। समझ गए? एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है पहले लाल रंग की 8/18, अब काले रंग की, काले रंग की अभी भी 10 है, टोटल 17। क्या ये दोनों घटनाएं एक साथ संभव है? पहले काली बॉल आ रही है बाद में लाल, क्या उसी वक्त आप ये कह सकते हो कि ना पहले काली नहीं पहले लाल है बाद में काली है? दोनों एक साथ तो नहीं होगी, या तो पहले काली आएगी या पहले लाल आएगी। तो दोनों घटनाएं अलग अलग है, इसलिए बीच में प्लस आएगा। जब घटनाएं अलग अलग घटित होती है तो बीच में प्लस आता है, और जब एक साथ घटित होती है तो गुणा आता है। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, बस इतना ही सवाल है।